भरी, ठीक है। तो मैंने कहा ये मेरी बॉडी है जिसका वॉल्यूम क्या है, वी है। इसके ऊपर चारों ओर से मैंने क्या लगाया था, फोर्स लगाया था। परपेंडिकुलर फोर्स है क्या ये, फोर्स लगाया था, ठीक है। इस फोर्स की वजह से कुल फोर्स की वैल्यू क्या है, एफ है। तो इस फोर्स लगाने की वजह से जो वॉल्यूम चेंज हुआ, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो चेंज हुआ वो आ डेल्टा वी। और इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम था वो क्या था, एक्चुअल वॉल्यूम क्या था, वी था। तो स्ट्रेन कितना आ गया, कौन सा स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये ध्यान रखना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आ गया, डेल्टा वी अपॉन में वी, है ना। किसकी वजह से, तो इस स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस था, या इसे नॉर्मल स्ट्रेस कह सकते हो या हाइड्रोलिक स्ट्रेस कह सकते हो। इस पूरी बॉडी का जो सरफेस एरिया था वो ए था, क्या था, तो स्ट्रेस क्या हुआ, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। तो आपका जो बल्क मॉडुलस निकला था, आपको याद होगा, तो बल्क मॉडुलस था आपका स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी। अच्छा यहाँ पर माइनस लगा दोगे क्योंकि इस कंडीशन में आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा यहाँ पर आप फोर्स अपॉन में एरिया को आप प्रेशर भी ले सकते हो, तो इसके ये लिखा था मैंने, और पी अपॉन में माइनस डेल्टा वी अपॉन में वी, माइनस यहाँ लगा दीजिए। बल्क मॉडुलस क्या आ गया, माइनस पी वी अपॉन में डेल्टा वी। तो हम देख रहे हैं बल्क मॉडुलस इनवर्सली इक्वल टू क्या रहा है, वॉल्यूम का चेंज। अगर किसी बॉडी के अंदर वॉल्यूम का चेंज ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब उसका बल्क मॉडुलस क्या है भैया, कम है। इसके अंदर वॉल्यूम में चेंज क्या आ रहा है भैया, ज्यादा आ रहा है। पहली बात तो मैं बच्चों को ना जो बहुत दूर रहते हैं केवल उन्हीं को लागू करूंगा ऑनलाइन में, ऐसा रोजाना लागू नहीं करूंगा, ठीक है। तो देखिए भैया, ठीक है, तो आपका जो बल्क मॉडुलस हो गया वो चेंज इन वॉल्यूम के क्या हो गया, इनवर्सली हो गया, क्या हो गया, इनवर्सली। अगर किसी बॉडी के अंदर वॉल्यूम में चेंज क्या आता है, ज्यादा आता है, तो उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, कम होगा। अगर मैं बात करूं भैया वॉल्यूम में चेंज में, सॉलिड में आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला है, और सॉरी सॉलिड के अंदर वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा, सबसे कम आएगा, है ना। सॉलिड के अंदर वॉल्यूम में चेंज सबसे कम आएगा, सबसे ज्यादा, और उससे ज्यादा चेंज कहाँ आएगा, गैस के अंदर, है ना। उससे ज्यादा चेंज कहाँ पे आएगा, वॉल्यूम में, ये क्या लिख रहा हूं मैं, लिक्विड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर वॉल्यूम में चेंज कहाँ पे आएगा, गैस के अंदर, ठीक है भैया। तो जहां पर सबसे ज्यादा आप वॉल्यूम में चेंज मिल रहा है उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, सबसे कम होगा। तो बल्क मॉडुलस गैस इज लेस देन बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के अंदर दूसरे नंबर का चेंज आता है, ठीक है। और सबसे कम चेंज किसके अंदर आता है, सॉलिड के अंदर। तो बल्क मॉडुलस सॉलिड का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ये बल्क मॉडुलस समझ गए भैया। रिजिड बॉडी का बल्क मॉडुलस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि उसके वॉल्यूम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं मिलता। फिर मैंने बताया था कंप्रेसिबिलिटी, क्या बताया था, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, रिजिड बॉडी का इनफाइनाइट होगा, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम में चेंज जीरो आएगा। वॉल्यूम का चेंज जीरो कर देगा तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस होने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं भैया, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, कंप्रेस होने की एबिलिटी को। सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम में चेंज किसका। हाँ ये ध्यान रखना कि कंप्रेसिबिलिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम में चेंज की। और वॉल्यूम में चेंज गैस का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का नंबर आता है, और फिर क्या होता है, सॉलिड का नंबर आता है। सॉलिड के अंदर सबसे कम, वो आपको वॉल्यूम में चेंज दिखेगा। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, गैस की, है ना। फिर लिक्विड की, और उसके बाद फिर क्या होगी, सॉलिड की। सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी लेके बैठा हुआ है कौन, सॉलिड। हम कह सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का उल्टा होती है, क्योंकि सॉलिड का बल्क मॉडुलस क्या था, ज्यादा था, क्योंकि इसके वॉल्यूम में चेंज क्या था, सबसे कम था।
तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पर रखिए सीधा, आप तो आ जाएगा आपका, ये देखिए उल्टा कर दीजिए फॉर्मूले को, तो आएगा माइनस डेल्टा वी और क्या होगा अपॉन में पी वी। हम देख रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या है भैया, चेंज इन वॉल्यूम का क्या भैया डायरेक्टली, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने बताया था शेयरिंग मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस इसको लिखते हैं भैया ईटा से, किससे लिखते हैं ईटा से। शेयरिंग मॉडुलस जो था वो शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, अरे यार क्या लिखा, शेयरिंग मॉडुलस जो था वो शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन क्या था, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन में एरिया, और शिफ्टिंग इन फेस अपॉन में जो लेंथ है जो शिफ्ट हो रही है, ठीक है, ये था। तो इसके बाद हमने इसको यहाँ पे किया था, तो एफ और ये क्या हुआ एल ए डेल्टा एल। हमने देखा शिफ्ट इन फेस के क्या आ रहा है, शिफ्ट इन फेस, ऊपर जो फेस था उसके अंदर जो शिफ्टिंग आई वो उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो शेयरिंग मॉडुलस शिफ्टिंग के इनवर्सली होता है। अगर कोई इस बॉटम पे ये क्यूब है आपका, है ना, ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये शिफ्टिंग जितनी ज्यादा होगी, ये शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग जितनी ज्यादा होगी आपका शेयरिंग मॉडुलस क्या होगा उतना ही कम होगा। अब डेल्टा एल जितने ज्यादा होगा शेयरिंग मॉडुलस क्या होगा उतना ही कम होगा। और मैंने आपको बताते ध्यान रखना कि जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि शेयरिंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस का 1/3 होता है। क्या होता है, यंग मॉडुलस का 1/3 होता है। मतलब अगर उसी मटेरियल के लिए आप देखोगे यंग मॉडुलस की वैल्यू और शेयरिंग मॉडुलस की वैल्यू, तो यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है 3 गुना, ये शेयरिंग मॉडुलस की 3 गुना उससे क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी दो लेयर को अलग करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू स्लाइड कराने में, आसानी से स्लाइड कर जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये था, मैंने कल इसको बताया था, ठीक है। कॉल आ गया 5 बजे, ये दूर रहती है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये, ठीक है। चलो पहले ये ऊपर वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, शेयरिंग मॉडुलस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कह रहा क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम का क्यूब है, इस साइड क्या है 4 सेंटीमीटर है, सब्जेक्टेड टू अ टेंजेंशियल शेयरिंग फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स मतलब यहाँ पे शेयरिंग मॉडुलस निकालना होगा। द टॉप फोर्स फेस क्यूब इज शेयर्ड थ्रू द, शेयर्ड मतलब शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, कितना शिफ्ट हो गया, एग्जांपल नंबर 2, कितना शिफ्ट हो गया 0.012 सेंटीमीटर, इतना शिफ्ट हो गया ना, रिस्पेक्ट टू बॉटम, बॉटम वाले के रिस्पेक्ट में डेल्टा एल दे रखा आपको, फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेन। अच्छा उसकी लेंथ कितनी है, साइड कितनी है आपको रखिए 4 सेंटीमीटर, क्या रखिए, तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन क्या होगा डेल्टा एल अपॉन में एल, डेल्टा एल क्या भैया 0.012 और एल कितना भैया 4 सेंटीमीटर, सॉल्व कर लो, ठीक है भैया। अगला भैया शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स कितना भैया, देखिए यहाँ पर फोर्स दे रखा क्या, नहीं दे रखा, चलो निकाल लेते हो, अब ये इससे नहीं निकलेगा। आपको पता है भैया शेयरिंग स्ट्रेस, हाँ शेयरिंग मॉडुलस क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन, ये होता है। तो भैया सीधा एफ अपॉन में ए की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एफ अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस, ये क्या है शेयरिंग स्ट्रेस है, शेयरिंग स्ट्रेस है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा ईटा इंटू में डेल्टा एल इंटू में एल, तो डेल्टा एल अपॉन में ये ईटा कितना देखा है, ये देखा आपको क्वेश्चन में 2.08 गुणा 10 की पावर 11 और डेल्टा एल कितना 0.012 और एल कितना भी है 4, सॉल्व कर लीजिए आपका शेयरिंग स्ट्रेस आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर बस यही पूछ रखा है तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा एग्जांपल नंबर 22, ठीक है। कह रहा भैया रबड़ ब्लॉक, इसका वॉल्यूम कितना है, ये रहा, ठीक है, वॉल्यूम कितना है
1 सेंटीमीटर गुणे में 3 सेंटीमीटर गुणे में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इज क्लैम्ड एट वन एंड, एक एंड से क्लैम्ड मतलब फिक्स है एक एंड से, ठीक है। विद इट्स 10 सेंटीमीटर साइड वर्टिकल, अच्छा जो इसकी खड़ी हुई साइड है ना वो 10 सेंटीमीटर है, ये जो खड़ी साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो एल होता ना, यानी एल क्या रखा आपको 10 सेंटीमीटर, समझ गए, समझ गए 10 सेंटीमीटर जो वर्टिकल साइड जो आप एल यूज करते हो, इधर देख ले प्रेम, ठीक है। कितना फोर्स लगाया जाता है, टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू कितनी है भैया 10 न्यूटन, क्या है 30 न्यूटन, सॉरी हाँ 30 न्यूटन है। टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू कितनी है 30 न्यूटन, ठीक है। इज अप्लाइड टू द फ्री सरफेस, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, आपको डेल्टा एल निकालना है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको रबड़ की दे रखी है, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब ना शेयरिंग मॉडुलस, जो कि क्या 1.4 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपको निकालना क्या डेल्टा एल, ठीक है। तो देखिए भैया क्वेश्चन आसान है, आपको पता है ये 1 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा जिस फेस पे फोर्स लग रहा है, अब देखो ना 1 सेंटीमीटर ये है इसकी चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, तो जिस फेस पे फोर्स लग रहा है ये वाला फोर्स, उसका एरिया कितना होगा, नहीं नहीं 1 मिनट रुको, मतलब एक जगह गलती होगी हमारी बहुत तगड़ी, पता है वो जो एरिया ले रहे हैं ना, वो एरिया उसी फेस का ऊपर वाले फेस का, इस वाले पे हम मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया था ना, तो मैंने इस वाले एरिया को ले लिया था, ठीक है। ये इस वाले सरफेस पे फोर्स लगा रहा है ऐसा टेंजेंशियल, तो ये ऊपर वाला एरिया ले रहा है, ये वाला एरिया, कोई बात नहीं उसे करेक्ट कर लेना, ठीक है ना ना, इसने क्वेश्चन में ऐसा लगा रखा है यू करके इसके टॉप पे इस वाले एरिया पे, टेंजेंशियल फोर्स मतलब है सरफेस, जिस सरफेस पेज के पैरेलल में फोर्स कैसे लगाता था, मैंने कॉपी को ऐसे रखा था, ऐसा फोर्स ऐसा लगाता था ना, तो ये टेंजेंशियल फोर्स किस एरिया के रिस्पेक्ट में हुआ ना, ये जो फोर्स टेंजेंशियल मतलब होता है पैरेलल, क्या होता है, तो इस सरफेस के पैरेलल हुआ, तो यानी एरिया आपको ये लेना है जिस पे लग रहा है, तो ये फोर्स कहां लग रहा है इस वाले पे, अगर ये बंद हुआ ना बहुत मारूंगा तुझे मैं, तूने किया नहीं, अच्छा हाँ यार मैं तुझे क्यों कह रहा फिर, तूने एक बार वो किया था ना, समझ गया भैया, तो इसीलिए मैं इस वाले एरिया को लूंगा, पहले ये फालतू की चीज मिटो दो, कहां कहां से मिट रहा है, मैं यार क्या निकलना है भाई, ये क्यों लिख दिया मैंने, देखिए ठीक है भैया, तो आप इस वाले सरफेस पे ये एरिया लेना, आपको एरिया क्या होगा भैया, देखिए 1 सेंटीमीटर और ये क्या है 3 सेंटीमीटर, तो उसका क्या आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया जिस फेस पे फोर्स लग रहा है, तो एरिया कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेंजेंशियल फोर्स क्या है, ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर टेंजेंशियल वो क्या है, क्या भैया 30 न्यूटन, क्या है 30 न्यूटन है, ठीक है। और आपका क्या है आपको क्या निकालना है, डेल्टा एल निकालना है, शिफ्ट इन फेज निकालना है ना, और आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितनी रखी है 1.4 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। अपने को डेल्टा एल निकालना है, लेंथ किस लेंथ पे लग रहा है भैया, तो लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर लेनी है जो वर्टिकल लेंथ होती है, एल कितना है 10 सेंटीमीटर, तो अपने को शेयरिंग मॉडुलस क्या होता है फोर्स एरिया डेल्टा एल अपॉन में एल, ठीक है भैया। इसको सॉल्व करोगे तो ईटा एफ एल ए डेल्टा एल, ठीक है भैया। तो अपने को डेल्टा एल निकालना, तो डेल्टा एल क्या होगा एफ एल और ये क्या होगा ए अपॉन में ईटा, सब कुछ दे रखा है, फोर्स दे रखा है, लेंथ रखी है, ए दे रखा है और ईटा दे रखा है, आप सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ू, देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, ट्राई करो एक बार जरा,
क्वेश्चन नंबर 21वां कॉपी के पीछे ट्राई करो 1 मिनट के लिए। कह रहे भैया स्क्वायर लेड ऑफ साइड क्या है भैया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर लेड है, ठीक है, साइड 50 सेंटीमीटर और थिकनेस क्या है उसकी 10 सेंटीमीटर। शेयरिंग फोर्स कितना फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, क्या है भैया 9 × 10⁴ न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। द लोअर एज इज रिवेटेड, मतलब रिवेटेड मतलब फिक्स है, ठीक है, टू द फ्लोर, फ्लोर से। हाउ मच द अपर एज डिस्प्लेस, डेल्टा एल निकालना अपने को, ठीक है। अपर एज डिस्प्लेस इज द शेयरिंग मॉडुलस कितना है भैया, कितना है 5.6 × 10⁹ पास्कल, पास्कल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी क्या होता है, प्रेशर की ही यूनिट होती है। देखिए भैया सुन लीजिए, तो एरिया क्या है भैया जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है, तो भैया उस साइड की लंबाई क्या 50 सेंटीमीटर और थिकनेस क्या है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया, इसके 2 जीरो की वजह से वहां पर -2 गया, ठीक है। आपने क्या निकालना है शेयरिंग मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस क्या होता है एफ एल डेल्टा एल और क्या था ये एरिया था ना, एरिया, तो अपने को क्या निकालना है डेल्टा एल निकालना है, क्या निकालना है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है एफ एल और ये क्या होगा ईटा, कोई दिक्कत नहीं भैया, तो ये आपका हो गया, ठीक है। फोर्स कितना है भैया 9 × 10⁴ और लेंथ कितनी है भैया जिस साइड पे लंबाई कितनी है उसकी, जो साइड 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो -2 से मल्टीप्लाई करके, 50 सेंटीमीटर, ईटा कितना रखा है 5.6 × 10⁹ पास्कल, और भी आपका ए कितना रखा है 5 × 10⁻², समझ गए भैया। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे आपका ये आ गया, ठीक है, आ जाएगा। चलो ये भी हो गया, आंसर ये होगा, क्या इसका ऊपर होगा उसका, ये रहा, ठीक है। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। अब पी वाई क्यू तो पीछे प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। सम इलास्टिक इफेक्ट, ठीक है। सम इलास्टिक इफेक्ट में क्या मतलब होता है कि भैया जैसे आप बॉडी को डिफॉर्म करते हो, क्या करते हो फोर्स लगा करके उसकी शेप और साइज को क्या करते हो चेंज करते हो, तो जैसे ही आप फोर्स हटाते हो तो फोर्स हटाने के बाद बॉडी कैसा रिएक्ट करती है, कैसा रिएक्ट करती है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर। यदि मान लीजिए, समझ गया मेरी बात समझ में नहीं आई, आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर बॉडी क्या होती है डिफॉर्म हो जाती है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो तो बॉडी कैसा बिहेव करती है, उसी को हम क्या कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। आपको जैसे अगर मान लीजिए उसका साइज कितने हुआ तो उसका मतलब उस टाइम वेट करेगा या फिर तुरंत ही अपने आप को रिगेन कर लेगा, वो तो उसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, ज्यादा इलास्टिक हुई तो जल्दी से रिगेन करेगा, और कम इलास्टिक हुई तो बॉडी धीरे धीरे अपने आप को रिगेन करेगी, वही लिखा हुआ है इसमें इलास्टिक, ये टॉपिक है, इसको आपको कॉपी क्या करना है देखिए सुन लीजिए। कह रहा है द बॉडीज रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल स्टेट ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, सम बॉडीज रिटर्न देयर ओरिजिनल स्टेट इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, कुछ बॉडी ऐसी होती है जो रिमूवल फोर्स हटाने के तुरंत बाद ही अपने आप को क्या करती है रिगेन कर लेती है, व्हाइल सम टेक सम टाइम, ठीक है, जबकि कोई कुछ टाइम लेती है। इस डिले को हम क्या कहते हैं भैया, इस डिले को बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में जो आती है उस डिले को हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर, समझिए भैया। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म हुई, हटाया, और बॉडी अपने आप को कितनी देर में रिगेन कर पा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो बॉडी जल्दी से रिगेन करेगी अपने आप को, और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट अगर कम होगा तो बॉडी अपने आप को देर में रिगेन करेगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है, समझ गया। तो ये आपको कॉपी करना है, ठीक है, हो गया। अब देखिए इलास्टिक फैटिग क्या होता है। इलास्टिक फैटिग होता है
कि आप किसी बॉडी को, इलास्टिक बॉडी को बार बार यूज करो, क्या करो, उसके बार बार यूज करने पे उसकी इलास्टिसिटी पे क्या होता है, कुछ फर्क आ जाता है, बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक फैटिग। क्या कहते हैं इसे, लिखा हुआ है, ठीक है। सीधा इसके डेफिनेशन लिखवा देता हूं। देखिए ये रहा इलास्टिक फैटिग, ये सीधा लिखवा दो, फटिग। Elastic after fatigue is defined as the loss of strength of material caused due to the repeated alternating strain while which is material is subjected। देखिए क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि ओए मटेरियल पे लगातार बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स आप लगाते रहोगे, बार बार लगाते रहोगे, तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से मटेरियल में क्या आता है भैया, कुछ कमी आती है, कुछ चेंज आता है, कुछ स्ट्रेन आता है अपने आप ही, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक फटिग। क्या कहते हैं उसे, ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना, इलास्टिक फटिग, डेफिनेशन कॉपी कर लेना, ठीक है भैया, समझ गया। अगला है, अच्छा मेरा देखना है हमारे बच्चों को इलास्टिक के लिए तो बार-बार यूज करने से हाँ इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ठीक है, कच्चे की रबड़ होगी, बार बार यूज करोगे क्या होगा, अच्छा क्वालिटी की होना तो नहीं होती, अब चलना कभी तो होगी, ठीक है। अब देखिए भाई प्लीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, देखिए कह रहा भैया एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी की एप्लीकेशन को यूज करके हम बहुत सारी चीजों को डील करते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ भैया, जो क्रेन वगैरह होती है, आपने देखा हो क्रेन में कई सारी रोप होती है, कई पतली रोप होती है, कोई मोटी रोप मतलब स्टील की जो रोप होती है, रस्सी जो होती है, पतली रस्सी भी होती है, मोटी रस्सी भी होती है, अलग अलग तरह की रस्सी होती है। ऐसा क्यों लगाई जाती है अलग अलग तरह की रस्सी, तो आपको पता है ज्यादा वेट उठाना होगा, ज्यादा वेट क्या लगाएगा, ज्यादा स्ट्रेस लगाएगा रस्सी के ऊपर। अगर मान लीजिए आपने पतली रस्सी ले रखी है तो क्या होगी, टूट जाएगी, है ना, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, इसलिए वो उतने स्ट्रेस में टूट जाएगी। इसलिए ज्यादा स्ट्रेंथ वाली रस्सी को भारी वेट इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, उठाने के लिए यूज किया जाता है, और पतली रस्सी को हल्का वेट उठाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है भैया। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है, तो उसे भी याद रखना, एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है। हाँ अरे भाई ऐसा नहीं होता ना, भारी वजन को लपेटने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी क्रेन को, और छोटे को कम। मल्टीपर्पस क्रेन का भी तो इस्तेमाल होता है, मान ले तेरे को हल्की क्रेन, अब मान ले वो जो बड़ी वाली रस्सी है वो दूसरे चक्के से जुड़ी हुई है जो ज्यादा मतलब एनर्जी कंज्यूम करता है, तो वो क्यों चलाएगा, नहीं समझे। देखिए जो रस्सी होती है ना आपकी एक गड़ारी पे लगी होती है, गड़ारी घूमती है, पतली रस्सी हल्की गड़ारी पे लगेगी क्योंकि उसको लाइट वेट उठाना है, कम एनर्जी यूज करेगा वो। अब हैवी जो मोटी रस्सी होगी वो मोटी गड़ारी पे लपेटी होगी ताकि वो घूमे, ठीक है, वो ज्यादा फ्यूल यूज करेगा। तो इस चीज को, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द थिकनेस ऑफ मेटेलिक रोप यूज्ड इन क्रेन टू लिफ्ट द हैवी लोड डिसाइड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल एंड फैक्टर ऑफ द सेफ्टी। कह रहा भैया कि जो भी क्रेन वगैरह में जो रोप लगी होती है, ठीक है, उनका इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट किया जाता है, ठीक है, और सेफ्टी पर्पस के लिए किया जाता है। आप चाहते हो भैया ज्यादा सेफ्टी हो तो आप मोटी रोप का इस्तेमाल करोगे उठाने के लिए चीजों को, और आप चाहते हो भैया कोई बंदा है नहीं यहाँ पे आसपास, उठा लो, कोई नहीं, गिर भी गया तो क्या हुआ, कोई मरेगा नहीं, तो इसलिए आप पतली रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है भैया। तो आप देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल एज इट इज कॉपी करना है। कह रहा है कि भैया आपने जिस बॉडी को उठाया है उसका वजन क्या है भैया, 10 की पावर 4 किलो, क्या है, मास है ये उसका, ठीक है, और यूजुअली डिजाइन टू सेफ्टी फैक्टर 10, खैर ये तो छोड़ो, बात की बात है, इट शुड बी ब्रेक इवन द लोड ऑफ इतना 5 किलो इज अप्लाइड इफ, देखिए सुन लीजिए, छोड़ो ये केवल आपको ये इतना लिखना है, बता रहा हूं मैं, अगर आपको कितना लोड उठाना है 10 की पावर 4, यदि आपको 10 की पावर 4 लोड उठाना है तो आपकी रोप की थिकनेस क्या होनी चाहिए। तो भैया पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्टील रोप की अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जानते हो ना, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होती है। तो भैया बता दूं आपकी जो आपका लिमिट वो रोप होता है कौन, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है, इतनी होती है, मतलब वो 3 गुणे में 10 की पावर 8 न्यूटन वेट को झेल सकती है। एक रोप है
जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर का है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब सोचते हो उसकी मोटाई जो है, उसकी मोटाई का एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसकी जो एरिया है वो क्या है भैया 1 मीटर स्क्वायर। तो वो पता कितना वजन उठाएगी बताओ 3 लाख किलोग्राम। 3 लाख किलोग्राम वजन वो आराम से उठा सकती है। नहीं 3 लाख नहीं 300 लाख 300 लाख 300 लाख किलोग्राम वजन वो उठा सकती है। समझ गए भैया 300 लाख किलोग्राम वो उठा सकती है अगर 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ। ठीक है, तो अब देखिए ये मतलब उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें दे रखी है किसकी, स्टील की, ये रखी है। ठीक है, अब देखिए ये क्या स्ट्रेस है, ये क्या है भैया इतना स्ट्रेस झेल सकती है, क्या है स्ट्रेस है। ठीक, अब देखिए स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया। यहां पर कौन फोर्स लगाएगा तो उस बॉडी का वेट लगाएगा। कौन लगाएगा, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ये, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब लास्ट का एकदम मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेस इक्वल्स टू वेट अपॉन में एरिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है भैया 3 × 10⁸ वेट क्या होगा m इंटू में जी, और एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मास कितना भी है 10⁴ जी कितना है 10, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू अपने को निकालनी है, रोप की थिकनेस निकालनी है। सॉल्व करोगे तो भैया आपका आएगा आर इक्वल्स टू में, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 0.032 मीटर। मतलब अगर आपको करीबन 10,000 किलो वजन उठाना है, क्या चाहिए 10,000 किलो वजन उठाना है, तो आपको उस स्टील रोप की थिकनेस को मिनिमम इतना रखना पड़ेगा। मिनिमम रेडियस ऑफ स्टील रोप, मिनिमम रेडियस ऑफ स्टील रोप। कोई दिक्कत तो नहीं है, स्टील रोप की मिनिमम रेडियस क्या होगी आपकी इतनी होगी। ठीक है भैया, समझ गए। एक तो ये एप्लीकेशन होगी, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, पहली एप्लीकेशन होगी। दूसरी एप्लीकेशन आते हैं, ये देखिए आपने देखा वो फ्लाईओवर, ये जो बाईपास पे जाते हो तो बाईपास का फ्लाईओवर है, बाईपास का फ्लाईओवर जो है वो क्या कहते हैं कि एक लोहे पे टिका हुआ है, मोटा सा लोहा है, उसको गाटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, गाटर कहते हैं। ठीक है, इस शेप का होता है। देखिए मैं बताता हूँ, खैर गाटर जो होता है, गाटर की शेप जो होती है इस शेप की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, इस शेप की होती है गाटर की शेप। ये देखो गाटर इस शेप का होता है, साइड में देखने पे ऐसा लगता है और बाहर से देखने पे ये ऐसा होता है, साइड से ऐसा लगा होता है, पीछे की तरफ जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरीके का होता है, गाटर होता है। तो ये गाटर जो होता है हमेशा खड़ा करके रखा जाता है, ऐसा लिटा के रखा नहीं जाता। लिटा के देखा तुमने कभी, सिल्ली वाली, सिल्ली पटिया किसी कह रहा है, पटिया, हाँ पटिया के, पटिया जो होती है सिल्ली और पटिया जो होती है, तो जो सिल्ली रखी जाती है ना वो हमेशा खड़े गाटर पे रखी जाती है, ऐसे लिटा के गाटर ऐसे लिटा करके इस तरीके से, मतलब गाटर को इस तरीके से लिटा के नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता, क्या पर्पस है भैया। देखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, कल को आप मिस्त्री बनोगे, ठीक है, तो काम आ जाएगा आपको, मतलब इंजीनियर। ठीक है, तो भैया देखिए कह रहे हैं अगर गाटर को आप इस तरीके से लिटा दोगे तो समस्या ये वाली होगी। कौन सी, ये वाली, झुक जाएगा गाटर। गाटर क्या होगा ऐसा, अगर मतलब गाटर को आपने देखा होगा हमेशा गाटर इस शेप में रखा जाता है, इसके ऊपर सिल्लियां ऐसे रखी जाती है, दीवार के ऊपर गाटर ऐसे रखा जाता है, ऐसे मतलब आई बना करके, एच बना करके नहीं रखा जाता। एच बना करके रखोगे तो मामला क्या होगा, खराब हो जाएगा। गाटर को हमेशा किसकी फॉर्म में रखा जाता है, आई की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे, और फिर इसके ऊपर सिल्लियां रखी जाती है, इसके ऊपर यहाँ पर क्या होती है, सिल्लियां रखी जाती है। क्यों रखा जाता है हमेशा गाटर, हमेशा ऐसा क्यों रखा जाता है। तो भैया चलो अब देखते हैं, बहुत है? ये गाटर की क्या है, डेप्थ है, इसे क्या कहते हैं डेप्थ, इसको क्या कहते हैं विड्थ। इसका यंग मॉडुलस क्या है वाई, ठीक है, इसका यंग मॉडुलस क्या है वाई है, और इसकी लेंथ जो है, गाटर की लेंथ जो होगी वो क्या होगी एल, एल।
ठीक है भैया। अब देखिए भैया कह रहा है कि जब गार्टर को आप ऐसे रखोगे, गार्टर को आप ऐसे रखोगे ऐसे, जैसे ये रखा हुआ है, तो मुड़ गया ना ये, क्यों मुड़ा है? देखिए भैया मुड़ गया, ठीक है। अब मुड़ने से एक समस्या आती है, ये गार्टर क्या होता है, झुक जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है। अब इस गार्टर की एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, ये गार्टर की जो पोजीशन होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी, लेकिन इस वेट की वजह से ये गार्टर क्या हुआ, अपनी पोजीशन से थोड़ा नीचे आ गया, नीचे शिफ्ट हो गया नहीं हो गया? इसे डेल्टा को कहते हैं भैया डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसे? डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसको? गार्टर भैया डिप्रेस्ड हो गया जब आपने उसको किसकी फॉर्म में रखा, एच की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में रखा? ठीक है, तो डिप्रेस्ड हो गया जब गार्टर को आपने एच की फॉर्म में रखा, तो वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया। हेलो, हाँ अभी क्लास ले रहा हूं मैं, भी बात कॉल करता हूं आपको, ठीक है। तो गार्टर क्या हुआ, डिप्रेस्ड हो गया। क्या हो गया? मतलब झुक गया थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे में रखने पर क्या होता है, तो भैया ध्यान रखिए, ये जो डिप्रेशन है हियर बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया भैया कि जो डिप्रेशन आ रही है, समस्या जो है वो इस बात पे डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स के डायरेक्टली होती है, कुछ के क्या होती है, इनवर्सली होती है, ठीक है भैया। तो जो डिप्रेशन होता है वो सबसे पहले वेट के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। क्या होता है? आप जितना ज्यादा वेट लगाओगे, ये डिप्रेशन जो आया, ये नीचे जो आया है डेल्टा, ये उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। गार्टर की लंबाई अगर ज्यादा होगी तो भी अब देखो पतली छोटी सरिया होती है, आप उसे नहीं मोड़ पाते, लेकिन बड़ी सरिया होती है तो आसानी से मुड़ जाती है। यानी लंबाई के क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली होता है। लेकिन क्यूब के क्या होता है, क्यूब के मतलब अगर आप लंबाई 1 मीटर बढ़ाओगे तो डिप्रेशन 3 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गया? लंबाई 2 मीटर कर दोगे तो डिप्रेशन क्या होगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। 3 कर दोगे, 3 गुना कर दोगे लंबाई, तो क्या होगा, 27 गुना बढ़ जाएगा डिप्रेशन, ठीक है। अगला डिप्रेशन जो होता है, ठीक है, वो बॉडी के यंग मॉडल्स क्या करता है, बॉडी की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है। बॉडी के अंदर यंग मॉडल्स ज्यादा होगा तो उसके अंदर चेंज कम आएगा, चेंज मतलब डिप्रेस्ड वो क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए डिप्रेशन जो होता है यंग मॉडल्स की क्या होता है, यूनिवर्सली होता है, ठीक है। यंग मॉडल्स क्या होता है, इनवर्सली। अब देखिए भैया, अगर मान लीजिए आप एक पेज देखिए, एक पेज देखना, ये देखो, ये पेज देखिए, एक बार ही कैमरा ऑन कर लो भैया जिसको ऑनलाइन बैठा जो। अगर मैं इस पेज को ऐसा स्ट्रिप, पतली सी स्ट्रिप बनाता हूं, हाँ करता है। देखिए भैया, ओए पंगा मत करियो। देखिए भैया, अगर मैं ये देखो इस पेज को, ये इसकी इस देखिए कैमरा ऑन कर लीजिए, इस स्ट्रिप की चौड़ाई क्या है, बहुत कम है ना, चौड़ाई कम है। तो मैंने इसको ऐसा रखा, तो इसके अंदर डिप्रेशन क्या रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है ना, डिप्रेशन आ रहा है ना, चौड़ाई। लेकिन अब वही पेज है, लेकिन इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। तो आप देखोगे इसके अंदर डिप्रेशन क्या आएगा, मतलब कम आएगा, उससे कम आएगा, ठीक है। उतने पे रखूंगा, देखना चाहिए, आप देख लोगे। तो मैं उतने पे इसको रखूं, ये देखो रखा है, नहीं आ रहा डिप्रेस, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा डिप्रेस। अब मैं जानबूझ के ऐसा कर दूं टेढ़ा तो बात अलग है ना, डिप्रेशन नहीं आ रहा इसमें। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे यूज करूं तो ऐसा, तो डिप्रेस्ड हो गया, तो अपने आप लेटा हुआ ऐसा मरा हुआ है, ठीक है। तो यानी डिप्रेशन क्या होता है, विड्थ के, किसकी विड्थ के, इस विड्थ के, इस विड्थ के क्या होता है भैया, इनवर्सली होता है, इनवर्सली इनटू विड्थ, ठीक है। लेकिन भैया एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत खतरनाक फैक्टर है। अगर मैं इस कॉपी को ऐसे रखूं तो इस कॉपी की डेप्थ क्या इतनी है, ठीक है। इसके ऊपर वजन रखोगे थोड़ा बहुत मुड़ जाएगा ये, है ना। इसकी डेप्थ इतनी है, इस कॉपी को मैंने ऐसे रखा तो डिप्रेस्ड हुआ ना थोड़ा। इस समस्या को कैसे सुधारू पता है, ये ऐसे रख दो, ये कभी डिप्रेस नहीं होगा। देखो डिप्रेशन एकदम सीधी लाइन, नीचे स्ट्रेट एकदम, नीचे से मुड़ा क्या कहीं पे, लेकिन इस कंडीशन में मुड़ गया नीचे, है ना। यानी डिप्रेशन जो होता है वो बहुत हाईली कैसे कम किया जा सकता है, उसकी डेप्थ को बढ़ा करके। पहले डेप्थ इतनी थी तो डिप्रेशन आपको विजिबल था, है ना।
लेकिन जैसे आपने डेप्थ ऐसे किया तो बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिप्रेशन है वो डेप्थ के क्या होता है, क्यूब के इनवर्सली होता है। क्या होता है, कौन सी डेप्थ, ये वाली डेप्थ। इसीलिए गार्टर को हमेशा आई की फॉर्म में रखा जाता है, यहां पे लिखना। इसीलिए अब ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए इसलिए ऐसे लिखते ना। अरे छोड़ो, समझ है। इसीलिए गार्टर को आई की फॉर्म में